सुबह जब अलार्म बजता है ना, तो एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक घटना घटती है। बिल्कुल। उस एक पल में जब नींद टूटती है। हाँ, उस एक पल में मतलब इंसान के दिमाग में बस दो ही विचार आते हैं। या तो एक नए दिन को शुरू करने का एक स्वाभाविक सा उत्साह होता है, या फिर वो बिस्तर में छिपे रहने की इच्छा और एक भारी एहसास की यार फिर से वही सब करना पड़ेगा। सही बात है। और अगर वो भावना एक मजबूरी की है तो मैं कहूँगा कि ये महज आलस नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि जीवन में इकिगाई की कमी है। तो चलिए आज इस विचार की परतों को खोलते हैं, क्योंकि ये केवल एक भारी भरकम दार्शनिक विचार नहीं है, ये एक बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक सच्चाई है जो इंसान की पूरी दिनचर्या को तय करती है। एकदम सही। और जब हम ये शब्द इकिगाई सुनते हैं, जिसका जापानी में अर्थ जीने की वजह या जीवन का मूल्य होता है। हाँ, इकी मतलब जीवन और गाई मतलब मूल्य। ये है कि इकिगाई एक बेहद जमीनी अवधारणा है। मतलब कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ किताबों में हो। बिल्कुल नहीं। ये वो अदृश्य ऊर्जा है जो किसी भी इंसान को सुबह बिस्तर से उठने का एक ठोस कारण देती है। हाँ, और ये कारण हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब ये कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला तो है नहीं कि हर किसी का मकसद एक ही होगा। एकदम सही। किसी के लिए उनका परिवार वो ऊर्जा हो सकता है जिसके लिए वे हर दिन मेहनत करते हैं, या किसी और के लिए उनका काम, उनका आर्ट या कोई ऐसा शौक जो उन्हें भीतर से जीवंत महसूस कराता हो। जैसे किसी के लिए अपने घर के बगीचे में पौधों की देखभाल करना ही उनके दिन का सबसे सुखद हिस्सा हो सकता है। जापानी संस्कृति की सबसे बड़ी खूबी मुझे यही लगती है, वे ये मानकर चलते हैं कि हर इंसान के भीतर उसका अपना एक विशिष्ट इकिगाई पहले से मौजूद होता है। हाँ, उसे कहीं बाहर बाजार से खरीदना नहीं पड़ता, वो बस भीतर है जिसे खोजना होता है। और इसे खोजने की इस प्रक्रिया का सीधा असर इंसान के शरीर पर पड़ता है। यही बात इसे विज्ञान से जोड़ती है। अक्सर हम मन और शरीर को अलग अलग करके देखते हैं, लेकिन जब जीवन में एक स्पष्ट मकसद होता है तो वह केवल विचारों तक सीमित नहीं रहता। वो इंसान की कोशिकाओं तक को प्रभावित करता है, उनके दिल की धड़कन और उनकी उम्र तक को। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण जापान का एक छोटा सा द्वीप है, ओकिनावा। हाँ, ओकिनावा। जब हम इकिगाई के व्यवहारिक परिणामों की बात करते हैं तो ओकिनावा का डेटा वास्तव में चौंकाने वाला है। ओकिनावा का जिक्र तो इस पूरे विषय का केंद्र है। रिसर्च में ये साफ दिखता है कि इस छोटे से द्वीप पर दुनिया में सबसे ज्यादा 100 साल से अधिक उम्र वाले लोग रहते हैं। जिन्हें हम सेंटेनेरियंस कहते हैं। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो सिर्फ 100 साल तक जी रहे हैं, बात ये है कि वो किस तरह जी रहे हैं। वे बिस्तर पर पड़े हुए या बीमारियों से घिरे हुए नहीं हैं। बिल्कुल, वे पूरी तरह से सक्रिय हैं, सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं और खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। उनमें डिप्रेशन या तनाव का वो स्तर नहीं दिखता जो आजकल आधुनिक शहरों में आम हो चुका है। और इसी बात ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया था। शुरुआत में शोधकर्ताओं को लगा कि शायद इसके पीछे उनका कोई विशेष खानपान होगा, जैसे वो हारा हाची बू वाली आदत कि पेट को सिर्फ 80% तक भरना है। हाँ, वही। या शायद वैज्ञानिकों को लगा कि वे बहुत ज्यादा शारीरिक व्यायाम करते होंगे। कुछ ने तो इसे जेनेटिक्स का नाम भी दे दिया, जो कि सबसे आसान जवाब लगता है। सही कहा। लेकिन जब गहराई से अध्ययन किया गया तो पता चला कि डाइट और जेनेटिक्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली और सबसे बड़ा कारण उनका इकिगाई था। ये बहुत ही दिलचस्प है। आपको पता है, ओकिनावा की भाषा में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है। मतलब कोई शब्द ही नहीं है? ये एक बहुत ही गहरा बिंदु है। आधुनिक समाज में तो रिटायरमेंट को जीवन के अंतिम लक्ष्य की तरह देखा जाता है कि एक उम्र के बाद बस काम बंद कर देना है और आराम करना है। हाँ, लेकिन अगर किसी के जीवन में कोई मकसद ही नहीं बचेगा तो वो खालीपन इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। ओकिनावा के लोग जीवन भर कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं जो उन्हें समाज से जोड़े रखता है, जो उन्हें उपयोगी महसूस कराता है, चाहे वो मछली पकड़ना हो, मार्शल आर्ट सिखाना हो या बस अपनी कम्युनिटी की मदद करना हो। और ये सिर्फ एक सांस्कृतिक अवलोकन नहीं है, इसे आधुनिक विज्ञान ने पूरी तरह से प्रमाणित किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय की एक बहुत ही विस्तृत स्टडी इस बात की पुष्टि करती है। हार्वर्ड वाली स्टडी, उसके नतीजे काफी हैरान करने वाले थे। बहुत ज्यादा। इस अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों के पास जीवन का कोई स्पष्ट उद्देश्य या मकसद होता है, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा, हाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा, हाँ, उनका खतरा 24% तक कम हो जाता है। 24%?
ये आंकड़ा चिकित्सा विज्ञान की दुनिया में बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा। कई बार तो महंगी दवाइयां भी इतना बड़ा बदलाव नहीं ला पाती। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक विचार, एक मकसद इंसान के दिल को कैसे सुरक्षित रख सकता है। इसके पीछे की बायोलॉजी क्या कहती है? इसके पीछे का विज्ञान तनाव और शरीर की प्रतिक्रिया से जुड़ा हुआ है। जब इंसान के पास कोई दिशा नहीं होती तो एक तरह का क्रॉनिक स्ट्रेस या स्थायी तनाव शरीर में घर कर जाता है। इस तनाव के कारण कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्तर हमेशा बढ़ा रहता है, जो दिल की नसों में सूजन पैदा करता है। और यही सूजन फिर हार्ट अटैक का कारण बनती है। बिल्कुल। लेकिन जब जीवन में इकिगाई होता है तो इंसान का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बेहतर तरीके से संतुलित रहता है। इंसान मानसिक रूप से शांत रहता है, नींद अच्छी आती है और शरीर को खुद की मरम्मत करने का समय मिलता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि इकिगाई सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं है, ये एक जैविक आवश्यकता है। तो ये बात तो पूरी तरह से स्थापित हो जाती है कि इकिगाई होना लंबी और स्वस्थ उम्र के लिए कितना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन असली चुनौती तो यहाँ से शुरू होती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर तरफ से जानकारी का अंबार है, कोई अपना इकिगाई खोजे कैसे? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसके लिए डेटा में एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसे 4 घेरों का सिद्धांत या द 4 सर्कल्स कहा जाता है। हाँ, ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। ये 4 घेरों का मॉडल असल में थ्योरी से ज्यादा एक व्यवहारिक टूल है। अगर किसी को अपने जीवन के इस जटिल सवाल का जवाब खोजना है, तो उसे इन 4 अलग-अलग पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करना ही होगा। ये 4 घेरे इंसान के जीवन के 4 अलग-अलग आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो चलिए इन चारों घेरों की एक-एक करके परतों को खोलते हैं। पहला घेरा है पैशन, या वो काम जो इंसान को दिल से पसंद है, जिसे अंग्रेजी में व्हाट यू लव कहते हैं। हाँ, ये केवल वो काम नहीं है जिसमें थोड़ा मजा आता हो। ये वो काम है जिसे करते वक्त एक फ्लो की अवस्था आ जाए। मतलब ऐसा काम जिसमें इतना डूब जाएं कि समय का पता ही न चले। एकदम सही। भूख प्यास का ध्यान न रहे। ये वो काम है जिसे करने के लिए अगर कोई पैसे न भी दे तो भी इंसान उसे खुशी खुशी करना चाहेगा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर शौक पैशन नहीं होता। पैशन वो है जो इंसान को अंदर से ऊर्जा देता है, ना कि उसकी ऊर्जा को सोखता है। सही कहा। लेकिन सिर्फ पैशन होने से जीवन नहीं चलता, और यहीं पर दूसरा घेरा तस्वीर में आता है, प्रोफेशन, या वो काम जिसमें इंसान माहिर हो, व्हाट यू गुड एट। ये दोनों चीजें अक्सर अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। ये बहुत संभव है कि किसी को गाना गाना बहुत पसंद हो, जो कि पहला घेरा है, लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल भी सुरीली ना हो। हाँ, ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई है। दूसरा घेरा व्यक्ति के प्राकृतिक कौशल, उसकी ताकत और उस काम को दर्शाता है जिसे वो स्वाभाविक रूप से बाकियों से बेहतर कर सकता है। इसमें वो महारत शामिल है जो सालों के अभ्यास से आती है। ये वो काम है जिसके लिए लोग अक्सर उस व्यक्ति से सलाह या मदद मांगते हैं। लेकिन यहाँ एक और पेच है। पेच? कई बार इंसान उस काम में बहुत माहिर होता है जिसे वो असल में नापसंद करता है। जैसे कोई बहुत अच्छा अकाउंटेंट हो सकता है, लेकिन शायद उसे वो काम अंदर से खुशी ना देता हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है, और इसीलिए इन घेरों को एक साथ लाना जरूरी है। अब आते हैं तीसरे घेरे पर, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है, मिशन। हाँ, मिशन, या वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत हो, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। इंसान इवोल्यूशन के नजरिए से एक सामाजिक प्राणी है। जब तक कोई व्यक्ति समाज में या किसी दूसरे इंसान के जीवन में कोई वैल्यू नहीं जोड़ता, तब तक उसे सच्ची आंतरिक संतुष्टि मिल ही नहीं सकती। इसका मतलब है कि काम सिर्फ अपने स्वार्थ या अपनी खुशी तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये घेरा इंसान को खुद से बाहर देखने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। क्या इस काम से किसी की समस्या हल हो रही है? क्या इससे दुनिया थोड़ी बेहतर बन रही है? अगर कोई इंसान बहुत अच्छा गिटार बजाता है और उसे ये पसंद भी है, लेकिन वो एक बंद कमरे में बजाता है जहां कोई उसे सुन नहीं सकता, तो उसका वो काम मिशन नहीं बन पाता। सही कहा। और अंत में चौथा घेरा आता है जो सबसे कठोर वास्तविकता है, वोकेशन, या वो काम जिसके लिए पैसे मिल सकें। What you can be paid for। हाँ, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां एक आर्थिक ढांचा है। जीवन जीने के लिए, परिवार पालने के लिए संसाधनों की जरूरत तो होती है। ये घेरा पूछता है कि क्या उस कौशल की बाजार में कोई मांग है? क्या लोग उस काम के बदले अपनी मेहनत की कमाई देने को तैयार हैं? ये घेरा अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्योंकि यहीं पर आर्ट और कॉमर्स का टकराव होता है। अब असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इन घेरों के आपस में मिलने की
यानी इंटरसेक्शन की बात करते हैं। यहाँ चीजें थोड़ी जटिल हो जाती हैं। अगर किसी के पास पैशन और प्रोफेशन है, मतलब काम पसंद है और उसमें माहिर भी है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं मिलते, तो वो व्यक्ति खुश तो रहेगा, लेकिन जीवन आर्थिक तंगी में गुजरेगा। और इसके विपरीत, अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें वो माहिर है और उसके लिए उसे बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, यानी प्रोफेशन और वोकेशन, हाँ, तो उसका जीवन बहुत आरामदायक होगा। लेकिन अगर उस काम से उसे प्यार नहीं है और दुनिया को उसका कोई खास फायदा नहीं हो रहा है, तो एक गहरा खालीपन और बोरियत हमेशा बनी रहेगी। व्यक्ति को लगेगा कि वो बस एक मशीन का हिस्सा है। इसी तरह अगर किसी काम की दुनिया को जरूरत है और उसके लिए पैसे भी मिल रहे हैं, जो कि मिशन और वोकेशन है, लेकिन इंसान उस काम में माहिर नहीं है या उसे वो पसंद नहीं है, तो हमेशा एक अनिश्चितता बनी रहेगी। इंसान हमेशा दबाव में रहेगा। उसे एक इम्पोस्टर सिंड्रोम महसूस होगा। बिल्कुल, यही कारण है कि ये पूरा फ्रेमवर्क इतना शक्तिशाली है, जहां ये चारों घेरे पैशन, प्रोफेशन, मिशन और वोकेशन एक साथ आते हैं, एकदम सही संतुलन में आकर एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और उसी जादुई केंद्र को इकिगाई कहा जाता है। ये वह अवस्था है जहां उत्साह, संतुष्टि, अर्थ और आर्थिक सुरक्षा सब कुछ एक साथ मौजूद होता है। ये सुनकर ऐसा लग सकता है कि इस संतुलन को खोजना तो किसी चमत्कार से कम नहीं है, लेकिन डेटा बताता है कि इसे खोजना उतना भी जटिल नहीं है जितना ये लगता है। इसके लिए एक बहुत ही सीधा और व्यावहारिक अभ्यास है, जिसे कोई भी सिर्फ एक कागज और पेन लेकर कर सकता है। हाँ, इस अभ्यास की सादगी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये आत्मविश्लेषण का एक बहुत ही स्पष्ट तरीका है, जिसके लिए किसी बाहरी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं होती। इस अभ्यास को करने का तरीका ये है कि एक कागज पर 4 अलग-अलग कॉलम बनाए जाएं। पहले कॉलम में वो सब कुछ लिखा जाए जो सच में करना पसंद है, चाहे वो कितना भी छोटा या अजीब क्यों न लगे। दूसरे कॉलम में वो सब लिखा जाए जिसमें इंसान की स्वाभाविक महारत है या जिसमें उसने समय के साथ अच्छी स्किल्स बना ली हैं। तीसरे कॉलम में उन समस्याओं या जरूरतों को लिखा जाए जो समाज में दिखती हैं और जिन्हें सुलझाया जा सकता है। और चौथे कॉलम में उन कामों की सूची बनाई जाए जिनकी बाजार में आर्थिक कीमत है। जब ये चारों कॉलम पूरी ईमानदारी से भर लिए जाते हैं, तो अगला कदम इन सूचियों में पैटर्न खोजना होता है। इंसान को वो काम या वो विचार खोजना होता है जो इन चारों कॉलम में किसी न किसी रूप में मौजूद हो सकता है वो एकदम से सामने ना आए, हो सकता है इसमें कुछ दिन या हफ्ते लगे। बिल्कुल, लेकिन जब वो कॉमन थ्रेड मिल जाता है तो वही उस व्यक्ति का इकिगाई होता है। और ये भी समझना जरूरी है कि इकिगाई पत्थर की लकीर नहीं है। हाँ, जैसे जैसे इंसान उम्र के साथ बदलता है, उसका इकिगाई भी विकसित हो सकता है। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये निरंतर विकास की बात हमें जापानी जीवन दर्शन के एक बहुत ही गहरे फ्रेमवर्क की तरफ ले जाती है। क्योंकि इकिगाई अपने आप में अकेला खड़ा हुआ कोई सिद्धांत नहीं है, ये एक विशाल सांस्कृतिक मानसिकता का एक हिस्सा मात्र है। जापानी दर्शन में जीवन को संपूर्णता में देखने की परंपरा है। अगर किसी को सच में एक अजेय और शांत मानसिकता बनानी है तो उसे इकिगाई के साथ साथ 2 और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझना होगा। पहली है वाबी साबी। वाबी साबी, इसका अर्थ है अपूर्णता में सुंदरता खोजना। ये इस बात को स्वीकार करना है कि जीवन में कुछ भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता। इंसान खुद भी परफेक्ट नहीं है। ये स्वीकारोक्ति इंसान को उस तनाव से मुक्त कर देती है जो परफेक्शनिज्म के कारण पैदा होता है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब कोई अपना इकिगाई खोजने निकलता है तो रास्ते में असफलताएं भी आती हैं। वाबी साबी उस असफलता और उन कमियों को शांति से स्वीकार करने की ताकत देता है। और जब कमियों को स्वीकार कर लिया जाता है तब शुरुआत होती है दूसरी अवधारणा की, जिसे काइजन कहते हैं। काइजन, इसका मतलब है निरंतर सुधार। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि हर दिन खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाना है। छोटे छोटे लगातार उठाए गए कदम समय के साथ बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ जोड़ें तो एक अद्भुत तस्वीर सामने आती है। वाबी साबी इंसान को एक मजबूत और शांत नींव देता है, जहां वो अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करता है। काइजन एक इंजन की तरह काम करता है जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता है। और इकिगाई उस स्टीयरिंग व्हील की तरह है जो ये तय करता है कि इस पूरे यात्रा की दिशा क्या होगी, इसका मकसद क्या होगा। जब ये तीनों स्वीकारोक्ति, निरंतर सुधार और स्पष्ट मकसद एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा जीवन दर्शन तैयार होता है जिसे कोई भी बाहरी परिस्थिति आसानी से हिला नहीं सकती। मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा मानसिक ढांचा है
जो इंसान को किसी भी मुश्किल समय से बाहर निकाल सकता है, रोजमर्रा के जीवन में एक गहरी शांति और ऊर्जा भर सकता है। आज की इस चर्चा ने कई जटिल विचारों को बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक रूप में सामने रख दिया है। तो चलिए इस विश्लेषण के अंत में पूरे अध्ययन के 5 मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहरा लेते हैं। बिल्कुल। नंबर 1, इकिगाई का सीधा सा अर्थ है जीने की वजह। यह वो स्पष्ट कारण है जो इंसान को हर सुबह एक नई ऊर्जा के साथ बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है। नंबर 2, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कुछ ही लोगों के पास होती है। हर इंसान के भीतर उसका अपना एक इकिगाई होता है, बस थोड़ा समय निकालकर उसे ढूंढने की आवश्यकता होती है। नंबर 3, इसे खोजने के लिए 4 घेरों का सिद्धांत सबसे कारगर तरीका है। लव, गुड एट, वर्ल्ड नीड्स और पेड फॉर। नंबर 4, इकिगाई का मतलब सिर्फ नौकरी या करियर नहीं है। ये पूरे जीवन को देखने और जीने का एक नजरिया है। ये एक लाइफस्टाइल है। और नंबर 5, वाबी साबी, काइजन और इकिगाई, ये तीनों सिद्धांत आपस में मिलकर एक संपूर्ण और अजेय जीवन दर्शन बनाते हैं। ये पांचों बिंदु किसी भी इंसान के जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। जाते जाते एक विचार पर गौर करना बहुत दिलचस्प होगा। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें बहुत तेजी से इंसानों के काम कर रही हैं। एआई का प्रभाव। हाँ, ऐसे में जो चौथा घेरा है, वोकेशन, या जिसके लिए पैसे मिलते हैं, उसकी परिभाषा शायद हमेशा के लिए बदल जाए। ये एक बहुत ही गहरा विचार है। अगर भविष्य में मशीनें हमारी सारी ज़रूरतें पूरी कर दें और रोजगार का पारंपरिक ढांचा खत्म हो जाए, तो क्या इंसान का इकिगाई सिर्फ समाज की सेवा और कला तक सीमित रह जाएगा? क्या एक ऐसे भविष्य में जहां पैसे कमाने की मजबूरी ना हो, इंसान अपना सच्चा इकिगाई ज्यादा आसानी से खोज पाएगा, या फिर बिना काम के वो और ज्यादा खालीपन महसूस करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हम सभी को खुद से पूछना होगा। सवाल, आपका इकिगाई क्या है? कमेंट में बताओ, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अगर ये वीडियो आपके काम आई, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उस दोस्त को शेयर करें जो अभी खोया हुआ महसूस कर रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहो, मकसद के साथ जियो। सायोनारा, शौरा।